नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2022 के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है, इसके अनुरूप जो श्रृंखला चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्य वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन, दक्षिण भारत में संगम युग तथा अन्य जो अतिरिक्त वंश हैं, उनको कवर करते हुए पूर्व मध्यकाल के जो भी प्रमुख वंश और उनके शासक हैं, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको कवर करते हुए आज ही के वीडियो में प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मौर्य वंश। इसके अंतर्गत सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा विस्तार में चर्चा होगी, क्योंकि सम्राट अशोक मौर्य वंश के अकॉर्डिंग भी महत्वपूर्ण है और परीक्षा के भी लिहाज से सम्राट अशोक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है मौर्य वंश में। इसके अतिरिक्त जो अन्य शासक मौर्य वंश के हैं या अन्य तथ्य जो मौर्य वंश के हैं, उनको भी सम्मिलित करते हुए मौर्य वंश को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न बन सकता है वो ये कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सीधा जवाब होगा मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना कहां से प्राप्त होती है? तो आपका सही जवाब होगा मुद्रा राक्षस से। और मुद्रा राक्षस को किसने लिखा? तो विशाख दत्त द्वारा। यानी विशाख दत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एक विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को और किस अन्य नामों से संबोधित किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन भी कहा गया है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। वृषल और कुलहीन किसको कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। किस में लिखा गया? मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? तो विशाख दत्त द्वारा। बिल्कुल सभी पॉइंट को क्लियर कट समझेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुद्रा राक्षस पर टीका किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका सीधा जवाब होगा धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विलियम जोन्स जो एक पहले विद्वान थे जिन्होंने मौर्य शासक को किस नाम से पहचान की थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सैंड्रोकोटस। यानी इस प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है कि सैंड्रोकोटस को की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किस विद्वान ने की थी? तो याद रखिएगा वो पहले विद्वान थे विलियम जोन्स। यानी विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस को मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनकी पहचान की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एपियानस और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस रूप में वर्णित किया? तो याद रखिएगा एंड्रोकोटस के रूप में। यानी आप कैसे इसको कंक्लूड करेंगे? एपियानस और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। यानी सैंड्रोकोटस के तौर पर विलियम जोन्स ने और एंड्रोकोटस के तौर पर एपियानस और प्लूटार्क ने। और ये किसके लिए किया जा रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कुछ भारतीय शासक हैं और उनकी जो उपाधियां हैं उनकी एक लिस्टिंग की गई है। जरा इसको देख लीजिए। बिंदुसार, बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अशोक, अशोक के लिए देवानाम प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी, ये शब्द का संबोधन अशोक के लिए होता है, याद रखेंगे। अगला है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के लिए कृतांत परशु शब्द की उपाधि किसके लिए? समुद्रगुप्त के लिए कृतांत परशु। चंद्रगुप्त प्रथम के लिए महाराजा धीराज और चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य की उपाधि। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी गई थी, याद रखेंगे। और कनिष्क के लिए देवपुत्र की उपाधि दी गई थी। इसको आप अच्छे से इन उपाधियों को देख लेंगे, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न बनने की संभावना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सैंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा जस्टिन। यानी जस्टिन ने सैंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। यहाँ एक बात और याद दिला दूं आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के साथ किसने उल्लेख किया था? वो पहला विद्वान कौन था? तो अभी आपने पढ़ा था विलियम जोन्स। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है ये किसके द्वारा रचित है? तो सबसे जवाब क्या होगा आपका? कौटिल्य अर्थात चाणक्य के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र जो है ये किस पर आधारित पुस्तक है? शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। यानी दो बातें क्लियर हो गई। अर्थशास्त्र किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा अर्थात चाणक्य के द्वारा। किस काल में? मौर्य काल में। और ये अर्थशास्त्र की पुस्तक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये शासन के सिद्धांत पर आधारित है। एक बात और याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र में राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं उसमें कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा उसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। ठीक है, यानी सप्तांग में कौन कौन शामिल है, इन बातों को भी आप याद रखेंगे। और राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है ये किसमें दिया है? तो अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग और कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्यकालीन
किस अवशेष का प्राप्ति हुई है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष की प्राप्ति पटना अर्थात पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग और कुम्हरार की खुदाई से यह प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि यहां पर राजवंश दिया है, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी का लिस्ट, जहां से सीधे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। राजधानी कहां थी? राजगृह। अगला है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग। राजधानी कहां पर? पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और इनकी राजधानी कहां पर? प्रतिष्ठान। अगला है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। अगला है वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति और इनकी राजधानी कहां पर है वर्धन वंश की? थानेश्वर। अगला देखिए, अगला है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव और गढ़वाल वंश की राजधानी कहां पर है? कन्नौज। अगला है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु और इनकी राजधानी कहां है पल्लव वंश की? कांचीपुरम। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतिदुर्ग और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां थी? मानेखेट। याद रखिएगा, ये लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की विजय किस शासक ने प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जो दक्षिण भारत की विजय चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्राप्त की गई थी, इस बात की पुष्टि कहां से होती है? तो याद रखिएगा, जैन और तमिल साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय की थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी अगर इसको कंक्लूड करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को परास्त किया कहां पर? 305 ईसा पूर्व। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मौर्य वंश के जो एक प्रसिद्ध शासक अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 269 ईसा पूर्व के लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। यानी 269 ईसा पूर्व किसका राज्याभिषेक हुआ था? अशोक का। अगला देखिए, अभी आपने पढ़ा था कि किसको देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता है? तो वो अशोक को कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। ठीक है, और याद रखिएगा, पुराणों में पूछा जाए कि अशोक को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? तो याद रखिएगा, दशरथ ने भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसके अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अब यहां पर प्रश्न ये उठेगा कि रज्जुक नामक जो अधिकारी अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित है, इसका कार्य क्या होता था? तो देखिए, अगले प्रश्न में दे रहा है कि जो रज्जुक है उसकी स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त था। क्लियर हो गया? अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में व्यापारिक काफिलों यानी व्यापारिक कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी? तो याद रखिएगा, मौर्य काल में जो व्यापारिक काफिले या कारवां होते थे, उनको सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला है, पूछ रहा है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपका सही जवाब होगा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत किसने आखेट और बिहार यात्राएं रोक दी और उसने उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अशोक ने। यानी अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उसके बाद वो आखेट और बिहार के लिए नहीं जाता था, बल्कि उसकी जगह पर वो धर्म यात्राएं करता था। अगला प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है कि एक इतिहासकार है जिनका नाम है विसेंट आर्थर स्मिथ। उनकी पुस्तक है, उसका नाम क्या है? इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक। उसमें साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का जो क्रम दिया गया है, वो क्रम क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। यानी जो अशोक ने धर्म यात्राएं की थी, वो इसी क्रम में की थी। ठीक है, यानी जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ वहां से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और ये इस बात का वर्णन कहां पर है? विसेंट आर्थर स्मिथ, जो कि एक इतिहासकार हैं, उनकी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस अभिलेख को
ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है? तो याद रखिएगा कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, या इसको प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि कालसी, गिरनार और मेरठ का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? तो आपका जवाब होगा ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनका विभाजन कितने वर्गों में किया जा सकता है और वो वर्ग कौन कौन से हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में, एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। ठीक है, अब जरा अशोक के कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख के बारे में आप देख लीजिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें जो प्रथम शिलालेख है उसमें किस बात का वर्णन किया गया है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो यदि पूछा जाए कि पशु बलि की निंदा का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है, तो आपका जवाब होगा प्रथम शिलालेख में। इसी प्रकार पूछा जाए कि मनुष्य और पशु की चिकित्सा का वर्णन किस शिलालेख में, तो आपका जवाब होगा दूसरे शिलालेख में। अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा, ये तीसरे शिलालेख में। धर्म महापात्रों की नियुक्ति 5वें शिलालेख में उल्लेखित है। प्रशासकीय कार्यों का प्रबंधन, ये 6ठे शिलालेख में उल्लेखित है। धम्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में, इंपॉर्टेंट है। और अगला भी इंपॉर्टेंट है कि कलिंग युद्ध का वर्णन ये 13वें शिलालेख में वर्णित है। और याद रखिएगा धम्म की व्याख्या भी 11वें शिलालेख में, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जो शिलालेख 14 है इसमें किस बात का उल्लेख है? तो याद रखिएगा शिलालेख 14 में विभिन्न लेखों का ये समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी जो शिलालेख 14 है वो कई विभिन्न शिलालेखों का समूह है और ये कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है? तो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, भारत में जो भारतीय दर्शन है उनके संस्थापक से भी रिलेटेड प्रश्न आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी देख लीजिए। न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि। अगला है मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन के संस्थापक महर्षि जैमिनी। योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि और वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कणाद हैं। याद रखेंगे ये दर्शन और संस्थापक पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो अशोक के अधिकांश अभिलेख थे वो किस भाषा में और किस लिपि में लिखे गए थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जो अशोक के 2 अभिलेख हैं जिनका नाम सहबाजगढ़ी और मानसेहरा है, ये किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये ब्राह्मी लिपि में न लिखकर ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। याद रखेंगे खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख है वो सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, और जो बाकी अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरिकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेयिक लिपि में लिखा गया द्विभाषी यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख, और लंघमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अभिलेख किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये अशोक का अभिलेख यहां से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किसने किया था? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय इनको जाता है। किसको? जेम्स प्रिंसेप। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए, अभी आपने जो खरोष्ठी लिपि के बारे में बात की थी, आपने देखा था कि अशोक के 2 ऐसे अभिलेख हैं जो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये पूछा जा रहा है कि खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो याद रखिएगा ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद कहां की यात्रा की थी? तो याद रखिएगा लुम्बिनी की यात्रा की थी। कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद, अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम की धार्मिक कर माफ कर दिया, एक पहला पॉइंट, और भू राजस्व को कितना कर दिया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पहली बात तो उन्होंने लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ किया, दूसरी बात कि भू राजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन स्पष्ट तौर पर किसमें है? तो अभी आपने पढ़ा था कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में स्पष्ट वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में। ठीक है, अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों की सार की वृद्धि होने की कामना और धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय की बात की गई है दीर्घ शिलालेख 12 में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में संगम राज्यों यानी चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना प्राप्त होती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख से। ठीक है,
संगम राज्यों यानी चोल, पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना प्राप्त होती है। दूसरे और 13वें शिलालेख याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मौर्य शासक के किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 13वें शिलालेख। यानी यहां पर दो प्रश्न बन रहा है। एक तो अशोक के किस शिलालेख में यह बात वर्णित है कि अशोक के 5 यवन शासकों के साथ महत्वपूर्ण संबंध थे, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा 13वें शिलालेख से। अब यहां पर दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि वो 5 यवन राजा कौन थे जिनका अशोक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख 13वें शिलालेख में है। तो आपका जवाब क्या होगा? उसमें पहले थे एंटियोक। ये जो एंटियोक थे ये सीरिया के शासक एंटियोकस द्वितीय थियोस थे। दूसरा है तुर्मै या तुर्माय, ये मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस थे। और तीसरे अंतिकिनी, ये मकदूनिया के राजा या इसको मेसिडोनिया के राजा एंटीगोनस गोनातास। और चौथे थे मग, ये साइरीन के शासक। और इसमें पांचवें जो उल्लेखित यवन शासक हैं उसमें नाम आता है अलिक सुंदर का। ये एपिरस या एपाइरस के राजा अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये 5 यवन शासक जिनका उल्लेख 13वें शिलालेख में है और अशोक के साथ इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था। अगला देखिए, चूंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने इसको कई बार रिपीट करते हुए कंप्लीट कराया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन थे। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, यानी कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में यह भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक, यानी जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, उसने भारतीय समाज को कुछ श्रेणियों में विभाजित किया था। पूछा जा रहा है कितनी श्रेणी, तो आपका जवाब होगा 7 श्रेणियों में। उसमें पहला कौन सा है? दार्शनिक। दूसरा है कृषक। तीसरा है पशुपालक। चौथा है कारीगर। पांचवा है योद्धा। छठवां है निरीक्षक और सातवां है मंत्री। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय समाज में मेगास्थनीज ने किन प्रचलन का उल्लेख नहीं किया है। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलन का कोई उल्लेख नहीं किया। यानी अगर मेगास्थनीज के वर्णन को सही माना जाए तो उस समय का जो भारतीय समाज था उसमें दास प्रथा प्रचलन में नहीं थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत कौन कौन से मिलते हैं। तो आपका सही जवाब पहला क्या है? उत्तरापथ। ये जो उत्तरापथ प्रांत था इसकी राजधानी कहां थी? तक्षशिला। अगला प्रांत है अवंती रट, ये इसकी राजधानी उज्जैनी। अगला प्रांत है कलिंग। कलिंग की राजधानी कहां थी? तोसली। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी। प्राच्य या पूर्वी प्रदेश प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र। ये 5 प्रांत हैं जिनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में प्राप्त होता है और इसमें मौर्य साम्राज्य के ये 5 प्रांत उल्लेखित हैं। अगला देखिए, अगला है पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में राजस्व का स्रोत क्या थे। तो याद रखिएगा भाग और बलि, ये 2 प्राचीन भारत के राजस्व स्रोत थे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा समाहर्ता। यहां पर 2 बातें आपको याद रखनी होंगी। पहली बात तो कि राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता का, और ये किस वंश में था। तो याद रखिएगा ये मौर्य राजवंश के में था ये इस बात की व्यवस्था। यानी ये मौर्य राजवंश के मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने के लिए समाहर्ता की नियुक्ति होती थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्ग की देखभाल करता था। ठीक है, यानी अगर ये पूछा जाए कि सीमा रक्षक और सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल किसके द्वारा की जाती थी मौर्य काल में, तो आपका जवाब क्या होगा? अंतपाल के द्वारा। इसी प्रकार कमिश्नरियों का प्रशासक या विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक कौन था, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रदेष्टा। यानी कमिश्नरी कहें चाहे उसको विषय, बोथ आर सेम। यहां पर पूछ रहा है उसका प्रशासक कौन था, तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्रदेष्टा। यानी आपने यहां पर अभी तक 3 बातें देख ली हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है कि मौर्य वंश में राजस्व एकत्रित करने के लिए समाहर्ता, सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल अंतपाल के द्वारा, और विषय या कमिश्नरियों का प्रशासक प्रदेष्टा के अंतर्गत। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अगर हम आपसे पूछे कि तौलमान का प्रभारी कौन था मौर्य काल में, तो आपका जवाब होगा पौतवाध्यक्ष। ये जो पौतवाध्यक्ष था ये माप तौल का प्रभारी था। अगला देखिए, वाणिज्य विभाग पर्ण्याध्यक्ष और बूचड़ खाने का प्रभारी जो होता था उसको क्या कहते थे? सूनाध्यक्ष। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको वो पॉइंट निकाल के बता रहा हूं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मौर्य काल में नगरों का जो प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था इसके प्रमुख कौन होते थे। तो आपका सही जवाब क्या होगा? नागरक या पुर मुख्य।
यानी नागरक और पूर्व मुख्य क्या होते थे, नगरपालिका के प्रमुख होते थे, और मौर्य वंश में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा। तो याद रखिएगा, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा। ठीक है, यानी अमित्रोकेडीज किसके लिए, बिंदुसार के लिए। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जो विद्वान है इनके हिसाब से अमित्रोकेडीज का जो संस्कृत रूप है वो क्या है, अमित्रघात। अमित्रघात का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें तो शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी शत्रुओं का नाश करने की संज्ञा बिंदुसार की, यानी बिंदुसार को अमित्रघात की संज्ञा दी गई। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या किसके द्वारा की गई और उसने किस राजवंश की स्थापना की। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था, पहली बात तो वो कौन था, बृहदर्थ था। इसकी हत्या किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। ये जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने 184 ईसा पूर्व बृहदर्थ की हत्या की और शुंग राजवंश की स्थापना की। ठीक है, तो इसमें कई सारे प्रश्न बन रहे हैं। पहला, मौर्य शासक का अंतिम शासक कौन था मौर्य वंश का, तो आपका जवाब क्या होगा, बृहदर्थ। दूसरा, कि इसकी हत्या किसके द्वारा, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की गई। अगला देखिए, जहां पर प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है, मैं उसको 2-3 बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस पुराण से यह सूचना प्राप्त होती है कि अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक यानी सिंधुक द्वारा मार दिया गया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, वायु पुराण। यानी वायु पुराण में इस बात की सूचना मिलती है कि अंतिम कर्ण शासक, जिसका नाम क्या था, सुशर्मा, वो अपने आंध्र जातीय भृत्य यानी सिमुक यानी सिंधुक द्वारा मार दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गिरनार क्षेत्र में किसके द्वारा सुदर्शन झील की खुदाई करवाई गई। तो आपका सही जवाब क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। दूसरा प्रश्न, कि किसने तीसरी शताब्दी में इससे नहरें निकाली थी। तो आपका जवाब होगा अशोक ने। यानी गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील की खुदाई करवाई और अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में इससे नहरें निकाली थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सक्षत्रप रुद्रदामन के किस अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन किया गया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के सुदर्शन झील की खुदाई और अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी में इससे जो नहरें निकाली गई, इस बात का उल्लेख किस अभिलेख में है। तो याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख में इस बारे में जानकारी मिलती है। और ये जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो सक्षत्रप रुद्रदामन का। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि गुप्तोत्तर काल के मंदिर और उनके निर्माणकर्ता के बारे में। जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा। अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी कहां पर है, उड़ीसा में। अगला देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। कंदरिया महादेव का मंदिर धंग देव चंदेल के द्वारा। कैलाश मंदिर यानी एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा। एलिफेंटा की गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला देखिए, तट मंदिर यानी मामल्लपुरम, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। और कैलाश मंदिर यानी कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर यानी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला है मुक्तेश्वर मंदिर यानी कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, ये नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला है बैकुंठ पेरुमल मंदिर, तो ये भी नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। और महाबलीपुरम का एकाश्म रथ मंदिर, ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पॉज करके अच्छे से इसको रिमेंबर करके ही आप आगे बढ़ेंगे। अगला जो वंश प्रारंभ हो रहा है वो है गुप्त वंश। और गुप्त वंश में जो आप विस्तार से चर्चा देखेंगे वो समुद्रगुप्त की और चंद्रगुप्त द्वितीय की। गुप्त वंश के दृष्टिकोण से ये दोनों काफी महत्वपूर्ण शासक हैं, और इनके अलावा भी जो गुप्त वंश के जो अन्य महत्वपूर्ण शासक या जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी समाहित करते हुए गुप्त वंश को कंप्लीट किया जाएगा, और इस प्रकार आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। अगला देखिए, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गुप्त वंश को प्रारंभ करते हैं। पहली बात कि जो गुप्त वंश का शासन था वो कब से कब तक, तो याद रखिएगा 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया किसने, गुप्त वंश ने। दूसरी बात कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई, तो आपका सही जवाब क्या होगा, गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। यहां आप गलती कर देते हैं, याद रखिएगा गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा, श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न पूछा जाए कि गुप्त वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक कौन थे, तब आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम।
और इनका शासनकाल कब से कब तक? तो 319 से 335 ईस्वी के बीच गुप्त वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल रहा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि ली थी? तो याद रखिएगा महाराजा धीराज की उपाधि, यानी महाराजा धीराज की उपाधि किसकी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किस शासक के द्वारा किया जाए? तो आपका सही जवाब क्या होगा? वाकाटक शासक जिसका नाम था प्रवरसेन प्रथम, इनके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन कराया गया। किसके द्वारा? प्रवरसेन प्रथम। और किस के शासक थे? तो ये वाकाटक वंश के शासक थे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कन्नौज को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कन्नौज को महोदया या महोदया श्री के नाम से भी अभिव्यक्त किया जाता है। किसको? कन्नौज को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है विसेंट स्मिथ, उनकी एक रचना है जिनका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों को देखते हुए उन्होंने समुद्रगुप्त की तुलना किसके साथ की थी? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा। और विसेंट स्मिथ कौन थे? एक इतिहासकार थे। और इनकी किस रचना में उल्लेखित है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। बिल्कुल क्लियर हो गया सारे फैक्ट। अगला देखिए, यानी भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अशोक के किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद का अशोक स्तंभ से समुद्रगुप्त के शासन कार्य के बारे में सूचना प्राप्त होती है। और समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक? तो 335 से 375 ईस्वी तक। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जो इलाहाबाद स्तंभ है उस पर समुद्रगुप्त की संधि विग्रह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी और उसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की संधि विग्रह हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, यानी कि इनका वर्णन किसके द्वारा? हरिशेन के द्वारा। और उसको क्या कहते हैं? उसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। यानी यहां पर 2-3 बातें याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा? हरिशेन के द्वारा। और ये किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित। क्लियर? अगला देखिए, पूछ रहा है कि नालंदा और गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने किसकी उपाधि ली थी? परम भागवत की। यानी परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त। और इस बात की सूचना आपको कहां से मिली? तो नालंदा और गया के ताम्रपत्रों के आधार पर। एक बात और याद रखिएगा कि जो कुछ अन्य पुस्तकें हैं उसमें परम भागवत की जो उपाधि है वो धारण करने वाला प्रथम शासक जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़े से फैक्ट अलग अलग तथ्यों के आधार पर अलग अलग वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी अगर आप नालंदा और गया के ताम्रपत्रों के आधार पर देखेंगे तो परम भागवत की जो प्रथम उपाधि है वो समुद्रगुप्त ने धारण की थी, पहला गुप्त शासक था। लेकिन कुछ पुस्तकें ये कहती हैं कि जो भागवत उपाधि है उसको धारण करने वाला परम भागवत की उपाधि को पहला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त सम्राट को शक विजेता के तौर पर जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वो गुप्त सम्राट था जिसको शक विजेता कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसने शक सत्ता को समाप्त किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न देखिए अगले प्रश्न में इसका थोड़ा विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे इन्होंने कब सत्ता को उन्मूलित किया था? किस सत्ता को? शक सत्ता को। तो थोड़ा इसको समझिए। पश्चिम भारत के एक अंतिम शख्स राजा थे जिनका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। इन्हीं रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। यानी उन्होंने पश्चिम भारत से किस शक शासक का उन्मूलन किया था? रुद्र सिंह तृतीय का। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक अन्य कौन सी उपाधि ली थी? तो याद रखिएगा सकारी। ठीक है, सकारी की उपाधि शक साम्राज्य को उन्मूलित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने धारण की थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में किसके सिक्के जारी किए थे? तो याद रखिएगा शकों को पराजित करने की उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हुड़ों का जो पहला भारतीय आक्रामक गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हुड़ों का जो पहला भारतीय आक्रमण था ये किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होगा? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरीके से पराजित भी हुए थे। ठीक है, यानी हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने उनको बुरी तरीके से परास्त किया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि गुप्त काल में बंगाल में कौन सा एक प्रमुख बंदरगाह था? तो याद रखिएगा ताम्रलिप्ति। यानी अगर ये पूछा जाए कि गुप्त शासनकाल का ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहां था? तो बंगाल में।
और वहां से उत्तर भारतीय व्यापार एक साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। कहां से? ताम्रलिप्ति। और ये किस शासनकाल का बंदरगाह प्रमुख था? गुप्त शासनकाल का। और कहां पे था? तो बंगाल में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि गुप्त काल में जो वस्त्र का उत्पादन होता था, इसके लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध थे या राज्य प्रसिद्ध थे? तो याद रखिएगा, गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु, ये वस्त्र उत्पादन के लिए गुप्त काल में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित कौन थे? तो याद रखिएगा, धन्वंतरी। या यहां दूसरा प्रश्न भी किस तरह से पूछा जा सकता है कि धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के एक प्रकांड पंडित थे, किसके शासनकाल के नवरत्नों में शामिल थे? तब आपका जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अगला देखिए, पूछ रहा है कि चरक के द्वारा किसकी रचना की गई थी? तो चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भास्कराचार्य कौन थे? तो भास्कराचार्य एक प्रख्यात खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे, पहली बात। दूसरी बात कि भास्कराचार्य के द्वारा किन ग्रंथों की रचना की गई थी? तो याद रखिएगा, सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती, ये ग्रंथ हैं जिनकी रचना भास्कराचार्य ने की थी, सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। अगला देखिए, पूछ रहा है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। यानी दीनार क्या थी? एक स्वर्ण मुद्रा थी। और किस शासनकाल में? गुप्त शासनकाल में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा चीनी यात्री था जिसने कहा कि लोग दैनिक क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे? तो याद रखिएगा, उस चीनी यात्री का नाम है फाहियान। यानी फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, उसने उल्लेख किया है कि लोग अपने दैनिक क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख है, ये कहां से प्राप्त होता है? यानी ऐसा प्रथम अभिलेख जहां से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आपका जवाब होगा एरण अभिलेख से। वो पहला अभिलेख है जहां से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एरण अभिलेख कब का है? तो आपका जवाब होगा 510 ईस्वी का अभिलेख है एरण अभिलेख। और इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। यानी इसमें किसकी स्त्री के सती होने का उल्लेख है? तो गोपराज नामक सेनापति के स्त्री का सती होने का उल्लेख एरण अभिलेख में 510 ईस्वी का जो अभिलेख है उसमें किया गया है। और एरण अभिलेख वो पहला अभिलेख की साक्ष्य है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, आप अपनी पढ़ाई में कोई भी प्रयास में कमी मत कीजिएगा। आपको समझाने के लिए भी किसी भी प्रयास में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जवाब होगा कि गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम थे। और याद रखिएगा कि गुप्त संवत की तिथि कब से है? तो 319 ईस्वी। यानी गुप्त संवत की तिथि 319 ईस्वी और इसके प्रवर्तक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए गए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जवाब होगा गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्रामदान या ग्राम अनुदान दिया था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। आधार क्या है? कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा गया? तो याद रखिएगा, इसे उदक भाग या विदक भागम, ये उदक भाग या विदक भागम, ये एक सिंचाई कर थी जिसको प्राचीन भारत में लिया जाता था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस शासनकाल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया? यानी सबसे पहली बात कि रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरी बात किस काल में? तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तीसरी शताब्दी में कौन सा स्थान लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका जवाब क्या होगा? वारंगल। यानी वारंगल तृतीय शताब्दी में लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता कौन था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तोरमाण। यानी तोरमाण भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शतरंज का खेल भारत में किस शासन के काल के दौरान उद्भूत हुआ, यानी आया, और इसे उस समय किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, शतरंज का खेल गुप्त शासन काल के दौरान उद्भूत हुआ। और दूसरी बात, उसे उस समय चतुरंग के नाम से जाना जाता था। यानी चतुरंग एंड शतरंज बोथ आर सेम, यानी दोनों नाम सेम है। और किस शासन काल में उद्भव हुआ? तो गुप्त शासन काल में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात कहां गया? तो ये यूरोप पहुंचा। यानी इसके बाद ये भारत के बाद ईरान और उसके बाद यूरोप ये खेल पहुंचा। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है सांख्य दर्शन के प्रतिपादन
या प्रतिपादक कौन थे? तो अभी आपने एक लिस्टिंग में नाम पढ़ा था कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल थे। इसी प्रकार अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि योग दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? ये भी आपने उस लिस्टिंग में पढ़ा था, महर्षि पतंजलि। अगला है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये भी आपने पढ़ा था, महर्षि गौतम। ठीक है, और इन्हें अच्छपाद भी कहा जाता है, याद रखेंगे, महर्षि गौतम को अच्छपाद भी कहा जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक मंदिर या इमारतें हैं और ये किस जगह पर स्थित है, ये पूछी जा रही है और ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। जैसे अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। शांति निकेतन, वीरभूमि, पश्चिम बंगाल में। एलिफेंटा गुफा, मुंबई, महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम मंदिर, मामल्लपुरम या कांचीपुरम, तमिलनाडु में। सांची स्तूप, सांची स्तूप कहां पर है? रायसेन, मध्य प्रदेश में। लिंगराज मंदिर कहां पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। सूर्य मंदिर, जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कहां पर है? कोणार्क, उड़ीसा में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, काला पैगोडा के नाम से। और कहां पर है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां पर है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर, गिर सोमनाथ में, गुजरात में। कैलाश मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, राजस्थान में। होयसलेश्वर मंदिर, हेलेबिड, कर्नाटक में। यानी होयसलेश्वर मंदिर कहां पर है? हेलेबिड, कर्नाटक में। अगला है रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु में। नटराज मंदिर, चिदम्बरम, तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ मंदिर, पुरी, उड़ीसा में। वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर में। खजुराहो मंदिर, छतरपुर, मध्य प्रदेश में। ये मंदिर जिन प्लेस पर हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। अगला हर्षवर्धन शासक है, इसके शासन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को आप देखेंगे। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है कि किस शासन काल में प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसको महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह आयोजित होता था, जिसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कौन व्यक्ति था जो छठे समारोह में स्वयं उपस्थित था? तो वो कौन था? ह्वेनसांग। अब ये ह्वेनसांग कौन था? याद रखिएगा, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ये स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। अगला देखिए, अगले प्रश्न में देखिए वर्णन हो चुका है कि हर्षवर्धन के शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसका वर्णन किसने किया? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है जिसमें उसने भारत की यात्रा का विवरण किया था? तो याद रखिएगा, अपनी भारत की यात्रा के विवरण के लिए जो उसने ग्रंथ लिखा था उसका नाम है CU की, और इसने भीनमाल की भी यात्रा की थी। किसने? ह्वेनसांग ने। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस यात्री को, यानी जो भारत भ्रमण करने आया था, उसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में वो गए और कब गए और उस समय वहां के कुलपति कौन थे? तो याद रखिएगा, ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी और ये 637 ईस्वी में, और उस समय वहां के कुलपति कौन थे? आचार्य भीलभद्र थे। याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था जबकि वाराणसी रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बात ह्वेनसांग ने बताई थी। यानी ह्वेनसांग ने बताया कि मथुरा उस समय हर्षवर्धन के शासनकाल का जो समय था उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी और वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्राचीन कालीन जो चीनी लेखक थे उन्होंने भारत का उल्लेख किस नाम से किया? तो याद रखिएगा, यिन तू या थियान तू के नाम से भारत का उल्लेख किया है प्राचीन चीनी लेखकों ने। किस नाम से? यिन तू और थियान तू। अगला है राजपूत काल। राजपूत काल में आपका जो सबसे पहला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका याद होना चाहिए कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई। और नागभट्ट का प्रथम का शासनकाल कब से कब तक? तो 730 से लेकर 756 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि
राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जवाब क्या होगा? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतिदुर्ग ने की थी। और याद रखिएगा, पूछ रहा है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने वाले दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो याद रखिएगा, मान्यखेट में राष्ट्रकूट वंश की राजधानी दंतिदुर्ग ने बनाई। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसके संदर्भ में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्य गर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था? तो याद रखिएगा, उज्जैनी में जो हिरण्य गर्भ यानी जो महादान यज्ञ करवाया था वो दंतिदुर्ग ने करवाया था, और ये दंतिदुर्ग वही है जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का वो कौन सा राजा था जिसका जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर एक सैनिक छावनी में हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अमोघ वर्ष, यानी राष्ट्रकूट शासक था अमोघ वर्ष प्रथम, और इसका जन्म जो है 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक सैनिक छावनी पर हुआ था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा, गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ है, और एहोल अभिलेख किस राज्य में? कर्नाटक। यानी गुर्जर जाति का जो प्रथम उल्लेख है वो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एहोल अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है और किस भाषा में है? तो याद रखिएगा, एहोल अभिलेख बागलकोट कर्नाटक में, बागलकोट कर्नाटक से प्राप्त हुआ। कौन? एहोल अभिलेख। और किस में है? तो संस्कृत काव्य में लिखा गया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एहोल अभिलेख किस जैन कवि द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा, एहोल अभिलेख जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो आपका सही जवाब होगा, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने और कब नष्ट कर दिया था? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने, तुर्क मुस्लिम जो आक्रमणकारी था, इसके द्वारा 1193 में नष्ट कर दिया गया था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया गया? 1193 में। किसके द्वारा? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी कौन था? तो ये एक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि एक बौद्ध विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, विक्रमशिला जो कि एक प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। और धर्मपाल का शासनकाल कब से कब तक है? तो 770 से 810 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में जो मंदिर का निर्माण कराया गया, ये किन शासकों के द्वारा बनाया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? चंदेल शासकों के द्वारा, यानी चंदेल राजाओं के द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का मंदिर का निर्माण कराया गया, जो आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहा है। यानी खजुराहो का जो मंदिर है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खजुराहो के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन है? तो याद रखिएगा, खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफा और सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के एक ऐतिहासिक स्थल हैं, इनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खजुराहो कहां पर है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि जो दशावतार मंदिर है ये कहां पर है और ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो याद रखिएगा, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में है, पहली बात। दूसरी बात, ये गुप्तकालीन मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि माउंट आबू के दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसका बना है? तो याद रखिएगा, ये संगमरमर का बना है, पहली बात। यानी संगमरमर कृत है कौन? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और ये कहां पर है? माउंट आबू। अगली बात, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया था, जो संगमरमर से निर्मित है। क्लियर है? याद रखिएगा, बिमल शाह के द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और ये किसका सामंत था? तो सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कहाँ के प्रसिद्ध गुप्त मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों शासक के द्वारा कराया गया था? तो वो है एलिफेंटा। यानी अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध गुफा मंदिर हैं, इनका निर्माण किस शासकों के द्वारा कराया गया? तो आपका जवाब होगा, राष्ट्रकूट शासकों ने एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण कराया था। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एलिफेंटा से कुल कितनी गुफाएं मिली हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 7 गुफाएं। यानी एलिफेंटा से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, और इसमें 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म में किसकी
किससे संबंधित? तो भगवान शिव से, यानी हिंदू धर्म में शिव से संबंधित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और साथ ही साथ इसमें जो 2 बौद्ध गुफाएं भी प्राप्त हुई, यानी जो एलिफेंटा से 7 गुफाएं प्राप्त हुई हैं उसमें 5 हिंदू धर्म से, मुख्यतः शिव से, और जो 2 गुफाएं हैं ये बौद्ध गुफाएं हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये किस प्रकार की स्थापत्य का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, यानी शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण एलोरा का कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ये जो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये किस शैली में? तो आपका सही जवाब क्या होगा? द्रविड़ शैली में। ठीक है, यानी यहां पर 2 बातें कि जो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ये किस शैली में है? तो द्रविड़ शैली में। और कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कुछ गुप्त कालीन मंदिर है और वो कहां पर है, इस बात का वर्णन है। तो यहां पर देखिए, आपके यहां 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो मंदिर का नाम देके ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सा गुप्तकालीन मंदिर है, या एलिमिनेट करने के लिए दे दे कि इसमें से कौन गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। तो आपको ये इस दृष्टिकोण से प्रश्न को देखना है। दूसरा, किसी गुप्तकालीन मंदिर का नाम देकर पूछेगा कि ये कहां पर स्थित है। तो इन दोनों दृष्टिकोण से इस चार्ट को देखेंगे। विष्णु मंदिर ये एक गुप्तकालीन मंदिर है जो कि तिगवा मध्य प्रदेश में है। अगला है शिव मंदिर जो कि भूमरा मध्य प्रदेश में है, ये गुप्तकालीन मंदिर है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। अगला है दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का। शिव मंदिर खोह मध्य प्रदेश में है। और भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ये दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश, ये दोनों मंदिर गुप्तकालीन है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और बाकी भी गुप्तकालीन मंदिर हैं जो मुख्यतः मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अजंता की गुफा संख्या 16 में किसके बारे में वर्णन है? तो याद रखिएगा, अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। ठीक है, यानी अजंता की जो गुफा संख्या 16 है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कहां पर सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग के द्वारा बनवाया गया? तो याद रखिएगा, वो पुरी स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम चोडगंग के द्वारा करवाया गया। यानी अगर इसको दूसरी तरह से प्रश्न पूछे तो पूछ सकता है कि पुरी स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपका जवाब होगा नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग के द्वारा बनवाया गया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अभी आपने ये दोनों प्रश्न पूर्व में देखे थे, काला पैगोडा के नाम से, यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर जाना जाता है जो कि नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग के द्वारा बनवाया गया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो याद रखिएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। और दूसरी बात कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो याद रखिएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में है, इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। किसके द्वारा? सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने मोढेरा के गुजरात के शिव मंदिर को बनवाया था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लिंगराज मंदिर कहां पर है? तो आपका जवाब क्या होगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। और ये मंदिर किस शैली में है? तो याद रखिएगा, ये मंदिर नागर शैली में। ठीक है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये नागर शैली में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में, उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। और जगन्नाथ मंदिर किस शैली में है? तो नागर शैली में। यानी लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर दोनों मंदिर नागर शैली में है, लेकिन लिंगराज का मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में और जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण किस शासक काल में हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया यानी वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर यानी जो वर्तमान में अंगकोर है में करवाया गया था। ठीक है, यानी यहां पर 2 बातें देख लीजिए। इसको जरा मैं और ब्रेक कर दे रहा हूं कि जो अंकोर वाट समूह का मंदिर है ये किसके द्वारा? तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। कब कराया गया? 12वीं शताब्दी में। ये कहां का शासक? तो कंपूचिया जो वर्तमान में कंबोडिया, यहां का शासक था सूर्यवर्मन द्वितीय। और कहां पर करवाया? तो अपनी राजधानी यशोधरपुर जो कि वर्तमान में अंगकोर है, वहां पर अंकोर वाट का मंदिर निर्माण कराया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बोरोबुदुर ये जो प्रसिद्ध स्तूप है ये कहां स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। कहां पर है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बोरोबुदुर को यूनेस्को ने कौन सी मान्यता दी है? तो याद रखिएगा, बोरोबुदुर को जो कि एक स्तूप है और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है, इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर मान्यता दी। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है कि जो द्रविड़ शैली के मंदिर है इनका निर्माण किस के शासन काल में हुआ? तो याद रखिएगा पांड्यों के शासन काल में द्रविड़ शैली के मंदिर का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? तो याद रखिएगा महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था, याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जो पल्लव कालीन जो रथ यानी एकास मंदिर है ये किस शैली में है? तो याद रखिएगा ये मामल्य शैली में, ठीक। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो पल्लव कालीन मामल्य शैली में बना रथों या एकास मंदिर है इसमें द्रौपदी रथ जो है ये सबसे छोटा है, ठीक। यानी यहाँ पर दो बातें आपने समझी, ये जो रथों का या एकास मंदिर है ये पल्लव कालीन शासन काल में किस शैली में? तो मामल्य शैली में, और इसमें जो सबसे छोटा रथ है कौन सा है? द्रौपदी रथ है, ठीक है। अगला देखिए, यहां पर संगम युग में दक्षिण भारत में जो 3 संगम का आयोजन हुआ था ये किन राजाओं के संरक्षण में हुआ? ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ। इसमें जो पहला संगम है वो कहां पर हुआ था? मदुरई में, और अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में यानी अलैवाई में, और किसकी अध्यक्षता किसने की थी द्वितीय संगम की? तो अगस्त्य ऋषि और तोल्कापियर ने। और जो तृतीय संगम था ये भी मदुरई में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नक्कीर ने, ठीक है। इन बातों को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में आर्यकरण का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तमिल साहित्य के जनक के तौर पर किसको जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा महर्षि अगस्त्य को, जो कि दक्षिण भारत में आर्यकरण के श्रेय दाता हैं। इनको तमिल साहित्य का जनक के तौर पर जाना जाता है, महर्षि अगस्त्य को। अगला प्रश्न है, शिल्पादिकारम के लेखक कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? शिल्पादिकारम के लेखक इलंगो आडिगल थे, यानी शिल्पादिकारम की रचना इलंगो आडिगल के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संगम साहित्य में केवल किन राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा संगम साहित्य में केवल 3 चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कुरल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल और लघु वेद के नाम से जाना जाता है। यानी अगर पूछा जाए कि तमिल साहित्य का बाइबिल या लघु वेद कौन है तो आपका सही जवाब क्या होगा? कुरल। और याद रखिएगा कुरल को मुप्पाल भी कहा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, इसकी रचना किस कवि के द्वारा की गई? तो तिरुवल्लुवर के द्वारा कुरल की रचना की गई, ठीक है। ये भी बात याद रखेंगे, तिरुवल्लुवर के द्वारा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस शासनकाल के स्थापत्य के नमूने के तौर पर तंजौर के शैव मंदिर, जो कि राजराजेश्वर या बृहदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसे चोल स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूने के तौर पर जाना जाता है। किसको? तंजौर के शैव मंदिर, या इसको राजराजेश्वर या बृहदेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न बनता है कि ये जो तंजौर का शैव मंदिर है या राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर है ये किस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होगा? राजराज प्रथम के शासन काल में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चोलों की राजधानी कहां थी? तो आपका सही जवाब होगा चोलों की राजधानी तंजौर थी। याद रखिएगा इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संगम काल में चोलों की राजधानी कहां थी? तो याद रखिएगा संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। कहां थी? उरैयूर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर कौन सी उपाधि ली थी? तो याद रखिएगा मदुरै कोंड की उपाधि परांतक प्रथम ने ली थी मदुरा के पांड्य राजा को पराजित करके। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी? तो याद रखिएगा कुलुतुंग प्रथम के शासनकाल में श्रीलंका के शासक विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस चोल शासक के शासनकाल में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत चीन भेजा गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है वो किस रूप में प्रदर्शित है? तो उन्हें गुरु यानी शिक्षक के तौर पर प्रदर्शित किया गया है। किसकी? शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था? तो याद रखिएगा चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि किसके द्वारा 12वीं सदी ईस्वी में तमिल रामायणम
और रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की गई थी? तो आपका जवाब होगा कंबन ने 12वीं सदी में तमिल रामायणम और रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानिखेट थी। अगला प्रश्न है, होयसलों की राजधानी कहाँ थी? तो आपका जवाब होगा होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों की रचना की जो कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? हर्ष ने। यानी हर्ष ने संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों की रचना की जिनके नाम क्या है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों के समकक्ष रखते हुए उनको किस रूप में निरूपित किया? तो आपको याद होगा कविता कामिनी का साक्षात हर्ष के रूप में निरूपित किया किसने? जयदेव ने। ठीक है, और हर्ष को किसके समकक्षता में रखा? तो भास, कालिदास, बाण और मयूर के कवियों के समकक्ष रखा जयदेव ने। अगला देखिए, यहां पर कुछ प्रसिद्ध लेखक हैं और उनकी रचनाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, उनकी लिस्टिंग की गई है। इसको जरा देखिए, इसमें कातंत्र की रचना किसने की? सर्व वर्मा के द्वारा। किरातार्जुनियम की रचना भारवी के द्वारा। कर्पूर मंजरी की रचना राजशेखर द्वारा। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई के द्वारा। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त द्वारा। पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक के द्वारा और हमीर रासो की रचना सारंग देव के द्वारा। विक्रमादेव चरित्र की रचना विल्हड़ ने की थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पालवंशी शासक वो कौन थे जो बौद्ध अनुयायी थे और लेखों में उसे परम सौगत के तौर पर जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पालवंशी शासक देवपाल ये बौद्ध अनुयायी थे और लेखों में उन्हें परम सौगत के तौर पे जाना जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस शासक ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे? तो याद रखिएगा देवपाल ने। और देवपाल को अभी आपने देखा कि ये कौन था? पालवंशी शासक था जो बौद्ध मतानुयायी था और उसे परम स्वागत के तौर पे जाना जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था? तो याद रखिएगा जेजाक भुक्ति, यानी जेजाक भुक्ति ये किसका प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड का, याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी यानी पहाड़पुर में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की? तो याद रखिएगा धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। अगला प्रश्न है, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूत वाहन ये मध्यकालीन भारत के किस रूप में इनकी प्रसिद्धि थी? तो याद रखिएगा विधिवेत्ता के तौर पर, यानी विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके द्वारा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके द्वारा दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की गई? तो याद रखिएगा जीमूत वाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भोजशाला मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के थार जिले में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी देवी स्थापित है? तो याद रखिएगा यहाँ पर वाग देवी यानी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री हैं यानी स्थापित हैं। कहाँ पर? भोजशाला मंदिर जो कि थार मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय वंश से था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि काकतीय साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपका सही जवाब होगा काकतीय राजवंश यानी काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल थी। ठीक है, यहां पर आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप अगले पार्ट में मध्यकालीन इतिहास को कवर करेंगे और मध्यकालीन इतिहास के कंप्लीट होते ही आपका इतिहास का जो भी सेक्शन सिलेबस में दिया गया है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। अपनी तैयारी में आप किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रखें। आपको समझाने के स्तर पर जो भी सर्वोत्तम उपाय हो सकता है उसको करते हुए आपको टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।